जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आज बात कर रहा हूँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि हर एग्जाम में सिर्फ एक टॉपिक जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। और हम लोग करते क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉलिटी के पॉइंट थे, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, एजीआई हो गया, सीजीआई हो गया, उसको हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं मेनली। और ये हर बार क्वेश्चन आपको दे देता है कई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही दिक्कत होता है पढ़ने में। तो क्विक रिवीजन हम करेंगे इसके बारे में, बहुत जल्दी से इसके बारे में समझेंगे, और कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पूछता है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता क्या है। तो देखिए, ऐसे चीज जो किसी व्यक्ति का अगर उसके राइट्स हनन होते हैं, यानी कि उसके अधिकार को हनन किया जाता है किसी के द्वारा, वो अधिकार किस तरीके से हनन किया जा सकता है। तो देखिए, किसी को जबरदस्ती काम में लिया जा रहा है, पुलिस द्वारा किसी को अनवांटेड डिटेंडेड किया गया है, उसके बाद वुमेन प्रोटेक्शन के लिए चाइल्ड लेबर के है, फोर्स लेबर के ऊपर है, इन सब के ऊपर अगर जो बनता है, इन सब के ऊपर एक सेचुरेटेड बॉडी बनाई गई है इसको प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि इंडिया में रहने वाले नागरिकों के प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई, जिसके इसमें मानव अधिकार यानी कि मानव के अधिकारों को हनन को रोकने के लिए एक बॉडी बनाई। इसका नाम पड़ा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, यहाँ पे शब्द है नेशनल, यानी कि ये राष्ट्र के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसका प्रोटेक्शन किया जाता है। यानी कि इसकी जो अथॉरिटी होती है वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। तो देखिए, इससे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात पे देखते हैं। देखिए, एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद देखिए, एनएचआरसी इज द एंटिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। इट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। क्या होता है इसका काम? क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकार। एनएचआरसी का मतलब क्या होता है? मानव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। एनएचआरसी का मतलब होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये करता क्या है? मानव के अधिकारों को बचाता है। अगर उनके अधिकार को जबरदस्ती छीना जा रहा है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये आता है, सामने ये आता है। आप कई सारी चीजों में देखे होंगे, किसी मानव अधिकार के ऊपर मानव अधिकार का हनन हो गया तो एनएचआरसी सबसे पहले आ जाती है। फंडामेंटल राइट्स भी अगर वायोलेट होता है तो उसमें आपको एनएचआरसी भी उसकी भी अंदर आ जाती है। तो देखिए, इट वाज इस्टेब्लिश इन 1939। देखिए, 1993, ये 1993 में ये स्टेब्लिश हुआ था अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। ये याद रखिए, किसके अंदर आता है? ह्यूमन राइट्स एक्ट के आता है। और ये कब हुआ था? 1993। आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा ये कब स्टेब्लिश हुआ था। याद रखिए, 1993 में स्टेब्लिश हुआ था, यानी कि 1993 में इस संस्था की स्थापना की गई थी अंडर आर्टिकल किसका? ह्यूमन राइट आर्टिकल्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज स्टैट्यूटेड बॉडी, यानी कि ये गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट की जाती है। तो देखिए, एनएचआरसी होता क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स के, ये स्टैट्यूटेड बॉडी है। और ये आता है स्टेब्लिश कब हुआ? 1993 में अंडर ह्यूमन राइट आर्टिकल्स के बारे में, यानी कि ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर 1993 में इसका स्टेब्लिश हुआ था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये पूछता है चेयरमैन और उसके मेंबर्स कौन होते हैं। चेयरमैन और उसके मेंबर्स कौन होते हैं, इसके बारे में वो आपसे पूछता है। तो देखिए, जो चेयरपर्सन होता है, जो मेन चेयरपर्सन होता है, वो क्या होगा? रिटायर्ड सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आप याद रखिए, एनएचआरसी का जो चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड हो, या सर्विंग जज हो, किसमें? सुप्रीम कोर्ट का तत्काल में जज हो। या उसके बाद देखिए क्या होता है, मेंबर्स कितने लोग होते हैं। देखिए, इसके एक चेयरमैन पर्सन होते हैं और इसके 5 मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। तो देखिए, एक चेयरपर्सन तो हो गया, अब 5 मेंबर्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 मेंबर्स हो जाएंगे, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज हो या उस पद से रिटायर हो चुका हो, ये पहला मेंबर होता है। और दूसरा मेंबर होता है सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए पहला मेंबर, और जो दूसरा मेंबर होगा सर्विंग या रिटायर, यानी कि वो सर्व कर रहा हो, यानी कि अभी तत्काल सेवा में हो या रिटायर हो चुका है, वो कौन हो? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, किसी भी हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस है और वो रिटायर हो चुका है तब भी मेंबर बन सकता है। अगर वो सर्विंग में है, यानी कभी अपनी नौकरी कर रहा है, तभी वो मेंबर हो सकता है। तो ये तीसरा मेंबर हो गया। और ये पहला मेंबर ये होता है क्या? सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता
बताता है। तो यहाँ पे 2 मेंबर्स हो गए, एक ये मेंबर हो गया, ये दूसरा मेंबर हो गया, और जो 3 मेंबर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, हैविंग अ नॉलेज और अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट। यानी कि 3 लोगों को ऐसे रखा जाता है जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे फील्ड में काम करने के लिए, यानी कि मानव अधिकार के विषय में वो जानते हैं और काफी समय तक उस फील्ड में रहा हो, उन लोगों को, उनमें से 3 लोगों को रखा जाता है। और उन 3 लोगों में से एक महिला होनी चाहिए। देखिए, वन ऑफ विच वन शुड बी अ वुमेन। तो आप याद रखिए कि जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड सीजीआई या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके जो 5 मेंबर्स होते हैं उसमें से 3 मेंबर्स तो ऐसे कि रखे जाते हैं जिसको एक्सपीरियंस है उस मामले में, यानी कि कोई ऐसा है बंदा जो एक्सपीरियंस रखता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, काफी समय से काम कर रहा है, उसको फील्ड एक्सपीरियंस है, वो 3 लोग होते हैं। और उन 3 लोगों में से एक महिला, एक का महिला होना जरूरी है, यानी कि 3 लोगों में से एक महिला हो। और जो 3 लोग इधर हो गए और जो 2 मेंबर्स हो रहे हैं वो देखिए, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपसे एग्जाम में अक्सर पूछता है। अगर चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप नोट्स बना रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। अब हम अपने अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। देखिए, द कमीशन आल्सो हैव 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसका मतलब क्या होता है, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर। हमने अभी देखा एक चेयरपर्सन होते हैं मेन और उसके 5 मेंबर्स होते हैं, उसके साथ साथ वो परमानेंट बॉडी है, उसके साथ साथ 7 एक्स चेयरपर्सन भी होते हैं, यानी कि जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं उस नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल कमीशन के अंदर। तो देखिए कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, क्योंकि एग्जाम से आपको पूछ देगा कि इस पर्टिकुलर साइड पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चेयरपर्सन है कि नहीं है, ये परमानेंट बॉडी है या एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का जो एक चेयरपर्सन होगा वो इसका मेंबर होगा। उसका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बैकवर्ड क्लासेज यानी कि जो पिछड़ी जनजाति है उसकी सुरक्षा के लिए, चाइल्ड राइट यानी कि बच्चों के राइट्स के लिए, क्योंकि उसको फोर्स लेबर या चाइल्ड लेबर में भेज दिया जाता है, उनके उसके मानवाधिकार नहीं मिल पाते हैं जो उसको होने चाहिए। उसके बाद क्या होता है, चीफ कमिश्नर कमीशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि भारत में जितने भी तरीके के लोग हैं उनके उन अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं, और उन कमेटियों का जो चेयरपर्सन होगा वो भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होगा, यानी कि 5 मेन होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, उसके बाद 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। तो देखिए कौन कौन होंगे, जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करे, जो एसटी को रिप्रेजेंट करे, जो एससी को रिप्रेजेंट करे, जो वुमेन्स के प्रोटेक्शन का चेयरपर्सन हो, उसके बाद चाइल्ड राइट्स का हो, उसके बाद क्या हो, डिसेबिलिटी से हो और बैकवर्ड क्लासेस से हो। तो ये जो मेन जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है, इसको आप नोट कर सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट भी ले चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अपने फर्दर पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। इसको मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव कर सकता है, किन किन क्राइटेरिया के ऊपर उनको रिमूव किया जा सकता है, और इसको किन किन के कंसल्ट करने के बाद उनको रिमूव किया जा सकता है। देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि चेयरपर्सन एंड मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, तो उसको अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट, यानी कि द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर्स। क्या है, 6 मेंबर कमेटी। प्रेसिडेंट क्या करता है, एक कठपुतली है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर चलाते हैं। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, यानी कि राष्ट्रपति के पास अपनी खुद की पावर कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही चेयरपर्सन और जो 5 मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक रिकमेंडेशन दिया जाता है 6 मेंबर कमेटी के अंदर है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, सबसे पहले उसको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और उनको रिकमेंड कौन करता है, 6 मेंबर्स कमेटी। और आपसे ये क्वेश्चन घुमा के देगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, घुमा के पूछेगा। आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा कि आप पूरा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ लिए तो बोले चेयरपर्सन कौन होगा, चाहे उसका मेंबर्स कौन होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा उस 6 मेंबर्स कमेटी में कौन कौन लोग आते हैं, यानी कि जो 6 मेंबर्स कमेटी जो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट्स को, इनको तुम चेयरपर्सन और मेंबर्स बनाओ, वो लोग कौन कौन है, उसको हेड कौन करता है, उसकी कौन कौन से और बॉडीज है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन सीएपीएफ और सीडीएस में ऑलरेडी आ चुका है। अब लास्ट ईयर का सीएपीएफ और सीडीएस का पेपर देंगे, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि बताइए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं। तो देखिए
पीएम जो होते हैं उसके हेड में 6 लोगों की कमेटी है, उसमें पीएम आपके क्या होते हैं, हेड होते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर, एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, चेयरपर्सन नहीं, यानी कि अगर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा बोल देंगे तो वही एक्स ऑफिशियो होते हैं, यानी कि वही वही क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, डिप्टी चेयरपर्सन होता है, क्या होता है, मेंबर्स इसका होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। का मतलब क्या है, जो अपोजिशन में लीडर है, जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी क्या है, रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और अगेंस्ट में कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने अपना एक लीडर लोकसभा में बैठाया होगा और एक लीडर राज्यसभा में बैठाया होगा। तो एनएचआरसी में एक प्रेसिडेंट उसके हेड हो गए, उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और अपोजिशन लीडर इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन के अपने अपने लीडर, जैसे रूलिंग पार्टी का भी एक एक लीडर होता है जो रिप्रेजेंट करता है अपनी पार्टी को, और अपोजिशन का भी एक हेड होता है। तो दोनों का जो हेड होगा इसमें अपोजिशन पार्टी का जिसका लीडर होगा उनको ऐड किया जाता है। और सीटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एक जज हो, या सीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दोनों में से कोई एक। तो देखिए, एक ये मेंबर हो गए, एक ये दूसरा मेंबर, दो मेंबर, एक तीसरा मेंबर ये हो गया, 3 मेंबर, और 2 मेंबर यहां से आ जाएंगे, एक लोकसभा का लीडर, एक राज्यसभा का लीडर अपोजिशन पार्टी का। कितने लोग हो गए, 3 2 5 लोग हैं। और इन दोनों में से कोई एक, यानी कि ये सीटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ये सीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड ना हो, कि सीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी घुमा के ये दे देगा कि सीटिंग जज होना चाहिए या रिटायर्ड जज होना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन में लोकसभा में भी होना चाहिए कि राज्यसभा में होना चाहिए। इसमें डिप्टी चेयरपर्सन होना चाहिए कि या सिर्फ चेयरपर्सन होना चाहिए। लोकसभा का स्पीकर होगा कि नहीं होगा, और पीएम इसके हेड होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन घुमा के यही पूछेगा। देखिए उसका पीएम, देखिए फिर से समझते हैं। जो जो 7 मेंबर्स की कमेटी होती है, जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है किसी पर्सन को चेयरपर्सन बनाना है उसकी मेंबर्स को बनाने के लिए। तो देखिए, हेड जो पीएम होते हैं वो उसके हेड होते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेंबर होता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो तीसरा मेंबर होता है वो डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और जो चौथे और पांचवें मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो 2 मेंबर्स होते हैं। और जो हमारा छठा मेंबर होता है वो सीटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, या सीटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट। ये 6 मेंबर्स क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप किसी पर्सन को चेयरपर्सन बनाइए, उस पद को अपॉइंट कीजिए और मेंबर्स को अपॉइंट कीजिए। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑलरेडी पीवाईक्यू क्या है, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है, पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीएपीएफ और सीडीएस में आ चुका है। आप लास्ट ईयर का पेपर देखिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। देखिए, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 17। आपसे ये क्वेश्चन घुमा के पूछा, क्योंकि कई सारे चेयरपर्सन ऐसे भी अलग अलग कमिटीज में, इसमें अलग अलग उसकी टेन्योर है, यानी कि उनका टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग द परमानेंट चेयर उसके लिए अलग अलग है, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड के लोग रहते हैं। कोई लोग 70 साल रहता है, कोई 72 साल रहता है, कोई 75 साल रहता है। तो आपसे घुमा से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि अलग अलग लोगों का दे देगा और पूछेगा कि ये बताइए इनके अंडर आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, जो भी चेयरपर्सन और मेंबर्स क्या करेगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन या उसके पद पे बैठेगा, वो क्या करेगा, उसका जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा या 70 साल तक होगा। इसका मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति को 65 साल की उम्र में उसको चेयरपर्सन या मेंबर बनाया गया, तो आने वाले 3 साल के लिए बस उस पद पर रहेगा। क्या होगा, आने वाले 30 साल की आने वाले 3 साल में, यानी कि 68 में वो रिटायर हो जाएगा, 65 में बैठा और 68 में रिटायर हो गया। या किसी व्यक्ति को ऐसा बैठाया जाए जिसकी उम्र 67 वर्ष है, उसके आने वाले 3 साल में वो रिटायर कर जाएगा। यानी कि या तो वो 3 साल मैक्सिमम सर्व करेगा, या अपने 70 साल की टेन्योर के, अगर मान लो किसी व्यक्ति को ऐसा रखा जाता है उसकी जो एज है 69 वर्ष है, यानी कि 69 उम्र वर्ष की उसकी आयु है, तो वो सिर्फ 1 साल तक सर्व कर सकता है। यानी कि इन दोनों क्राइटेरिया, या वो मैक्सिमम 3 साल करेगा या उसकी उम्र 70 साल तक करेगा। ये आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, यानी कि ये एक पद पे टेन्योर कंप्लीट करने के बाद, 3 साल कंप्लीट करने के बाद 70 साल के बाद हो जाएंगे, तो उनको उस पद पे बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि मैक्सिमम एज क्या है, 70 ईयर्स, और उनका टाइम पीरियड 3 साल का है। अगर कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो 60 साल की उम्र में सीजीआई या
चेयरपर्सन के पद पे बैठता है या मेंबर्स के पद पे बैठता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो क्या होगा, अगर वो 3 साल कंप्लीट कर लेता है तो फिर रीअपॉइंट हो सकता है 3 साल के लिए। यानी कि 60 में बैठा, 63 में टेन्योर खत्म हो गया और वो हट गया अपने पद से, लेकिन क्या हो सकता है, वो फिर रीअपॉइंट हो सकता है फिर 3 साल के लिए। लेकिन अगर वो अपने पद से हट गया और उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया गया, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी जॉब को वो नहीं कर सकता है। तो देखिए क्या है, आफ्टर देयर टेन्योर ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर नॉट फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आप ये याद रखिए, कोई पर्सन अगर चीफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पद पे बैठता है, उसके चेयरपर्सन या उसके मेंबर्स के पद पे बैठता है, तो उसका टेन्योर कितने होता है, 3 साल का। 3 साल का टेन्योर हो या मैक्सिमम एज 70 ईयर हो, तब उस पद पे बैठ सकता है। अगर किसी व्यक्ति का टेन्योर कंप्लीट हो गया है 3 साल का, तब वो री अपॉइंट हो सकता है अगले 3 साल के लिए। लेकिन अगर उसको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया गया, रीअपॉइंट नहीं किया गया उस पद पे, तो वो आने वाले किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को नहीं कर सकता है। आप ये याद रखिए। अब देखिए, हम पढ़ते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा किसी पद आदमी को चेयरपर्सन या मेंबर्स कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन सी उसकी क्राइटेरिया होती है, कौन बन सकता है, कितने कितने मेंबर्स की कमेटी होते हैं, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेसिडेंट किसकी रिकमेंडेशन पे अपॉइंट करते हैं, हमने वो भी सब करा, कौन उसका हेड होगा, ये सब हमने पढ़ लिया। उनका टेन्योर मैक्सिमम 70 ईयर्स होता है और 3 साल का टेन्योर होता है उनका। अब हम पढ़ते हैं इनको हटाया कैसे जाए, यानी कि इनको इसके पद से हटाया कैसे जाए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, रिमूवल ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स, इसको हटाया कैसे जा सकता है, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, विद द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। इसमें प्रेसिडेंट हेड होते हैं और उसके बारे में हमने अभी पढ़ चुका है। देखिए, इसको अपॉइंट उन्होंने किया, तो इनको रिमूव भी वही करेंगे, यानी कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इनको रिमूव कौन करेगा, रिमूव करेगा इसको प्रेसिडेंट, सॉरी, इसको रिमूव कौन करेगा, प्रेसिडेंट। इसको करें प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। और जैसे मान ले किसी पर्सन को या चेयरपर्सन या मेंबर्स को रिमूव करना है, तो रिमूव किन किन बेसिस पे हो सकता है, उसकी मिसबिहेवियर हो, इनकैपेसिटी, अपने पद को सही से नहीं निभा पा रहा है, या उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, या अपने में मगन रहता है, इन सब क्राइटेरिया के ऊपर किसी पर्सन को उसके पद से हटाया जा सकता है, चाहे वो चेयरपर्सन हो या वो 6 मेंबर्स का जो कमेटी, 5 मेंबर्स का जो कमेटी है वो हो। तो देखिए, इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट। अब रिमूव करेंगे कैसे, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाएगा इससे रिलेटेड कि मैं इस फला व्यक्ति को इसके पद से हटाना चाहता हूं। इसके पास केस जाएगा, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करेगा या उसकी जांच पड़ताल करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि ये सही है, इनको हटा देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको इनके पद से हटा देंगे। क्या होगा, प्रेसिडेंट उसको पद से हटा देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इनको पद से हटाना चाहिए, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट इसको नहीं हटाएंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट राजी हो रिमूवल के लिए, उसके बाद केस कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जांच आ जाएगा। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा इंक्वायरी के लिए। क्या जाएगा, इंक्वायरी के लिए जाएगा। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसी को प्रेसिडेंट को मानना पड़ जाएगा। तो ये था रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स। अब हम बात करते हैं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की पावर कम कहाँ हो जाती है। भारत के किसी हिस्से में उसकी पावर पर्याप्त है, लेकिन उसकी पावर कम कहाँ हो जाती है, उसकी पावर कम होती है आर्म फोर्सेस के ऊपर, यानी कि सेना के जो अधिकार है वो नॉर्मल इंसान से थोड़े कम होते हैं, क्योंकि उनका अलग क्राइटेरिया होता है। तो अगर किसी भी ह्यूमन राइट्स कमीशन को आर्म फोर्सेस के ऊपर कुछ राइट्स के ऊपर कुछ काम करना, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक रिपोर्ट भेजनी होती है और उनकी रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। और वो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने के भीतर भीतर उनको देना होता है। यानी कि अगर किसी आर्मी के किसी जवान के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उसको प्रताड़ना दी जा रही है, तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक रिपोर्ट जाएगा और उस रिपोर्ट में उसकी रिकमेंडेशन की जरूरत होगी, यानी कि उसकी रजामंजूरी की जरूरत होगी। और वो क्या करेगा, वो फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास एक रिपोर्ट भेजेगा अपनी रिकमेंडेशन का। और वो टाइम पीरियड क्या होता है, 6 महीने, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर टाइम पीरियड कितना होता है, 3 महीने। 3 महीने के अंदर अंदर उसको अपनी रिपोर्ट भेजनी होती है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, आपको पता चल रहा है, आप पूरा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का शॉर्ट नोट्स आप देख चुके हैं, आपने नोट्स बना लिया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में होगा कि स्टेट यानी कि राज्य अपने ह्यूमन राइट्स को कैसे बनाते हैं, अपने लोगों के ह्यूमन राइट्स को कैसे बनाते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।